दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ ब्लॉक में आज हलवा बना। हलवा जी। बजट से पहले अक्सर बजट की जब आखिरी तैयारियां हो रही होती हैं तो हलवा बनाया जाता है और उसमें उस कढ़ाई में कलछुन जो होता है वह देश के वित्त मंत्री चलाते हैं। इस वक्त निर्मला सीतारमण है, वही उस कलछी को चला रहे थे और हलवा कितना मीठा या कितना तीखा तीखा नहीं होता है। इसीलिए शायद भारत का बजट हमेशा एक चकाचौंध को दिखलाता है। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि रायसीना हिल्स पर बाबुओं की या कहें नौकरशाही की आवाजाही कम हो चली है। उसकी बड़ी वजह शायद उसी आंकड़ों का खेल है जिसके जरिए विकसित भारत का नक्शा एक बार फिर खींचा जाएगा। 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ते हुए कदम बताए जाएंगे। लेकिन देश के आर्थिक सलाहकारों के भीतर एक डर तो है, और वो डर सवाल की शक्ल में जब मंत्री महोदय से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है? इतनी बड़ी तादाद में इस देश में जो टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स के आश्रय इस देश में खास तौर पर जो मिडिल क्लास है, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। भारत का बाजार आगे बढ़ नहीं सकता है, वो चाहे शेयर बाजार हो, चाहे इस देश का उत्पादों को लेकर खुदरा बाजार हो। कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके मुश्किल हालातों में वह ईएमआई भी चुका पाने की स्थिति में है नहीं, और पेंशन तक के पैसे से लोग अपने घर बार को चलाने के लिए मजबूर हो चले हैं। जो पेंशन का पैसा भविष्य में कभी कोई मुश्किल ना आ जाए इसलिए रखा जाता था। शायद इकोनॉमिक एडवाइजर के ये सवाल सरकार की कानों में गूंज रहे हैं। इसीलिए इस दौर में जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डामाडोल है, 3 सवाल इस देश के सामने हैं। प्रधानमंत्री को अमेरिका का सामना करना है, यह ट्रंप रूल है। उससे कैसे निजात मिलेगी प्रधानमंत्री खुद अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि ट्रंप को लेकर पूरा विश्व असमंजस की स्थिति में है। दूसरा सवाल है, फाइनेंस मिनिस्टर को इस दौर में सरकार भी बचानी है, और सरकार बचाने का मतलब यह होता है जो सरकार को थामे हुए हैं, उसमें खास तौर से चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने आज मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद यह भी सवाल उठा कि कहां कहां कितना कितना पैसा किन राज्यों को देना है और उसके आश्रय राजनीति कैसे साधनी है। यानी देश को चलाने के लिए मौजूदा सत्ता से बेहतरीन कुछ नहीं होता है, बजट कुछ ऐसा बनाना है। इसीलिए शायद आज की मुलाकात की इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। तो यह तस्वीर बतलाती है कि सरकार को बचाना है, यह वित्त मंत्री की पहली प्राथमिकता होती है। और तीसरा सवाल है, इस देश में आरबीआई महंगाई से निजात दिला नहीं पा रहा है। रुपया जितना नीचे गिरता चला जा रहा है डॉलर की तुलना में, उसका लेकर कोई उपाय उसके पास है नहीं। अब नया सवाल बैंकों को लेकर है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी कैसे बढ़े। इसके लिए नए नियम कायदे तय किए जा रहे हैं जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। यानी प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो या फिर आरबीआई हो, तीनों के सामने सवाल है। लेकिन मौजूद सवाल उस इकोनॉमिक एडवाइजर का है, क्या वाकई टैक्स जितना बढ़ा दिया गया है, क्या उसमें रियायत देने की गुंजाइश पैदा नहीं करनी चाहिए? और इस सवाल के अक्स तले जो खांचा रखा जा रहा है वो वाकई इस देश के भीतर की डावाडोल अर्थव्यवस्था में डराने वाला तो है। क्योंकि शेयर बाजार नीचे जा रहा है, जीडीपी नीचे जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे जा रहा है। कोर सेक्टर जो 8 बड़े प्रोडक्ट्स किसी भी देश को चलाते हैं और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, वो माइनिंग हो सकता है, वो लोहा हो सकता है, वो कोयला हो सकता है, वो एनर्जी हो सकता है, सब कुछ नीचे क्यों जा रहा है? यानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठी हुई क्यों है? और इन सब के बीच महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे चावल दाल तेल हो।
और इन सब के बीच आरबीआई के पास उस मिडिल क्लास को ईएमआई से राहत देने की स्थिति में वो आ नहीं पा रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल है कि जो विदेशी पैसा भारत के शेयर बाजार में लग रहा है वो लगातार निकाला जा रहा है। और कहानी इतनी बड़ी हो चली है और इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर मौजूदा वक्त में अमेरिकी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युद्ध की परिस्थितियों का थमना और उसके बाद भारत की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, शायद ये इतनी बड़ी बेचैनी सरकार के भीतर समा चुकी है कि उसे तय करना ही होगा। क्या वाकई टैक्स इस बार खत्म किया जाए, कम किया जाए, या फिर जस का तस रखा जाए या बढ़ा दिया जाए? कोई दूसरा उपाय भारत की इकोनॉमी के पास बचता नहीं है। टैक्स के इर्द गिर्द पूरी परिस्थितियां डोल रही है। तो क्या वाकई इकोनॉमिक एडवाइजर का सुझाव टैक्स को लेकर सरकार ने उस पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है? और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अमेरिका तक के भीतर जब नए राष्ट्रपति ट्रंप यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हमने तो एक एक्सटर्नल पॉलिसी बनाई है जिसमें बाहर से जो सामान आता है उससे ही इतना पैसा निकाला जाए कि अपने देश के भीतर में टैक्स ना लिया जाए। अगर अमेरिका में टैक्स कम या ना लेने की परिस्थिति में उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है तो भारत क्या उसी रास्ते को पकड़ने जा रहा है? क्योंकि मौजूदा वक्त की हकीकत पहले आप परख लीजिए। इस देश के भीतर में जो बजट चलाने के लिए पैसा आता है उसमें से 90% से ज्यादा पैसा टैक्स के जरिए आता है। आसानी से समझे तो इस देश में जो इनकम टैक्स वसूला गया, अगर इस बीतते हुए बजट को देखें तो 2024-25 का बजट है, अब तो 25-26 का बजट आएगा। 24-25 के बजट में इनकम टैक्स, उसमें खास तौर से मिडिल क्लास की तादाद 99% है, उससे इनकम टैक्स की वसूली 30% की होती है। कुल टैक्स के वसूली में से 30% इनकम टैक्स का होता है। जीएसटी, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के आश्रय जो टैक्स की वसूली होती है वो तकरीबन 28% है। दोनों जोड़ दीजिएगा तो लगभग ये 58% हो गया, यानी कुल टैक्स का 58% इनकम टैक्स और जीएसटी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स का जिक्र होता है। कॉर्पोरेट टैक्स 27% है, यानी इनकम टैक्स और जीएसटी से कम वो कॉर्पोरेट टैक्स है जिस कॉर्पोरेट का नेटवर्थ इनकम टैक्स और जीएसटी वसूली करने वाले इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें समा जाएं और उनका जो पूरी पूंजी हो उससे ज्यादा यह कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले लोगों के पास पूंजी होती है, तो उससे 27% लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के जरिए 8% की वसूली है, कस्टम के जरिए 6% की, यानी कस्टम और एक्साइज 14% हो गया, यानी सब जोड़िएगा तो लगभग 99.5% हो गया, 99.95% हो गया, और 0.5% दूसरे सेस और टैक्स के जरिए वसूले जाते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके अलावे कोई कमाई सरकार कर नहीं पाती है? बिल्कुल नहीं। सरकार की कमाई इस रूप में है ही नहीं कि वो टैक्स से इतर सोचे। तो क्या टैक्स का पैसा ही इस देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार हर चुनाव में बनाया जा चुका है? तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यह सवाल इकोनॉमिक एडवाइजर का दूसरा सवाल था। क्योंकि खुद मंत्री महोदय का कहना था कि एक तरफ राज्यों में जो राजनीतिक सत्ता साधने के लिए लाभार्थी पैदा किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उसके दायरे में अब इस देश के भीतर में कुल लाभार्थियों की तादाद, अगर सेंट्रल की स्कीम है और स्टेट की स्कीम है, अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होनी चाहिए। इस देश के भीतर में लगभग 98 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं जिनको मुफ्त में शिक्षा का जिक्र हो रहा है, उसमें बुजुर्ग भी आते हैं, उसमें बिना नौकरी पेशा करने वाले लोग भी आते हैं, उसमें नहीं पढ़ाई करवाने वाला तबका भी आता है, यानी कोई बचा नहीं है। और इन सब के बीच लाभार्थियों के आश्रय चलते हुए इस देश में अगर आपने कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं किया तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। यह सवाल भी इकोनॉमिक एडवाइजर का है कि पॉलिटिकल तौर पे निर्णय तो लेना पड़ेगा, डर नहीं लगता है क्या? अन्यथा आप उपाय करते चले जाएंगे, रास्ता कुछ नहीं बचेगा।
क्योंकि जो टैक्स की वसूली होती है उसमें से 21% स्टेट को देना पड़ता है। स्टेट की भी भागीदारी है, लेकिन उस 21% में से बीते फाइनेंशियल ईयर में भी पैसा जो दिया गया है स्टेट्स को वह सिर्फ 9% है। यानी 12% पैसा स्टेट को नहीं दिया जा पा रहा है। यह स्थिति नाजुक है। और इसके बाद अगर आप सिलसिले को पकड़ना चाहते हैं तो इस देश को कैसे चलाया जाता है, हमें लगता है आज बहुत दूर सोचने की जरूरत नहीं है। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स भी हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर कोऑपरेटिव्स को लेकर जिन बातों का जिक्र करते हैं, आज वो पूना में थे और वो लगे बताने कि किस तरीके से खेती जो होती है उस खेती में किन किसानों को कितना लाभ मिलेगा। यानी इस देश के भीतर में एक तरफ किसान सम्मान निधि है जिसके दायरे में आने वाले छोटे और सीमांत किसानों की संख्या तकरीबन 9.5 करोड़ है,